प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया कि जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था के क्या क्या दोष हैं, क्योंकि हमें सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जात व्यवस्था को आज के परिवेश में, थोड़े से पहले के परिवेश में सभी लोग देख रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ये चर्चा करेंगे, वो है जात व्यवस्था के दोष। जाति व्यवस्था के दोष। जात व्यवस्था के दोष, क्योंकि सभी लोग हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो जात व्यवस्था में जो दोष है वो हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दिखलाई देता है। बहुत से समाजशास्त्री जात व्यवस्था के महत्व की भी चर्चा की है, जिसमें आप लोगों को कल जात व्यवस्था के गुण के बारे में बतलाया, अट्टन ने बतलाए थे, अम्बेडुबाई ने उसके गुण बताए थे। लेकिन बहुत से समाजशास्त्री इनके दोष भी बतलाते हैं, जो हमारे सामाजिक परिवेश में या गांव में दिखलाई देता है। तो पहला अगर हम टॉपिक लें तो देखेंगे जात व्यवस्था में, या 3 टॉपिकों के अंतर्गत हम लोग इसको विभाजित कर दें जात व्यवस्था के दोष को। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, फिर राजनीतिक क्षेत्र। अगर हम जात व्यवस्था के दोष को मूल रूप से 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। सामाजिक क्षेत्र में इसके क्या दोष है, आर्थिक क्षेत्र में क्या दोष है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या दोष है, तो मालूम चल जाएगा कि हाँ इसके क्या दोष हैं। तो पहला किसमें ले लेते हैं टॉपिक, सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे पहला अस्पृश्यता की समस्या। जात व्यवस्था, क्योंकि जात व्यवस्था पवित्रता और अपवित्रता में बटी हुई है। जात व्यवस्था का ये बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको हम आप लोगों को बतलाए होंगे कि जात व्यवस्था में जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन जातियों में इसलिए नीचे के तबके से लोगों को ऊपर के तबके वाले सामाजिक संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, जिसे हम अस्पृश्यता के रूप में देखे हैं। अस्पृश्यता उसका कारण होता है। तो सामाजिक परिवेश में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी समस्या है, जो ऊपर की जातियां छोटी या निम्न जातियों से छुआछूत की भावना रखते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। फिर दूसरा टॉपिक देखें, सामाजिक शोषण।
पहले के समय में सामाजिक शोषण जातीय आधार पे होते थे। आज भी कुछ जगह है, लेकिन अब थोड़ी सी अवधारणा बदली हुई है, क्योंकि अब जो डोमिनेंट कास्ट है, चाहे वो किसी जगह रह रही है, वही दूसरे का शोषण कर पाती है। तो जो ये चीजें बताई जा रही हैं, तो सामाजिक शोषण, जो भी जाति व्यवस्था में ऊपर है वो नीचे के जातियों का शोषण करते हैं। अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ऊपर होने के वजह से जो जाति व्यवस्था में ऊपर की जातियां हैं वो नीचे की जातियों का शोषण करती हैं या उनको किसी तरह का समस्या पैदा करती हैं। तो जाति व्यवस्था का ये भी एक दोष है कि ऊपर की जातियां या अन्य जातियां जो निम्न जातियां हैं उनका शोषण करती हैं। फिर तीसरा टॉपिक देखिए इसमें, जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष तो जाति व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विडंबना है। जातीय संघर्ष पूरे भारतवर्ष में जाति के आधार पे लोगों का बंटवारा हो चुका है और हर जाति के अपने संगठन बने हुए हैं। और जाति विद्वेष, क्योंकि जाति भावना जब आएगी तो व्यक्ति चाहता है कि हमारी ही जात ऊपर रहे या हमारी जात सर्वश्रेष्ठ है या हम अपनी सुरक्षा के लिए भी संगठित होते हैं, ऐसी भावना हमारे में आती है। तो जातीय संघर्ष में ये दिखलाई देता है। आप किसी गांव को भी देखेंगे तो हर गांव में बहुत सारी जातियां रहती हैं और एक जात के लोग एक संगठन के रूप में रहते हैं, दूसरे जात के दूसरे संगठन के रूप में रहते हैं, तीसरी जात के तीसरे संगठन के रूप में रहते हैं। और कोई भी समस्या आती है या वो बनावटी है तो दूसरे जात पे वो संघर्ष या मारपीट के रूप में दिखलाई देती है। वहां पे शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखलाई देता होगा। आप लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि गांव में क्या क्या जातीय संघर्ष किस तरह से पैदा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़े होते हैं जातीय आधार पर। और ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ दोष है या हमारे जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा जो दोष है कि जाति आधार पे संघर्ष दिखलाई देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर फिर हम अगले टॉपिक को देखें तो सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, फिर विधवा विवाह, तो जाति व्यवस्था, चूंकि जाति व्यवस्था में जो नियम अंतर विवाह के नियम कि आप अपनी ही जाति के अंदर विवाह कर सकते हैं, उसमें भी नियम है कि आप अनुलोम विवाह करना होता है। तो कहीं कहीं पे बाल विवाह के लिए भी ये दोषी हो जाता है या उसको उन्मूलन करने में रोक लगा देता है। फिर बेमेल विवाह, जहां पे एक दूसरे का स्वाभाविक स्थिति में मिल नहीं पाते हैं, वहां पे भी समस्या पैदा करते हैं। और क्योंकि अनुलोम विवाह का नियम है या जाति आधार पे या जात के अंदर विवाह करना है, तो दहेज प्रथा भी इसके लिए बहुत एक जटिल समस्या समाज में देखने को मिल रही है। और फिर आप अगर दहेज प्रथा, कहीं भी किसी को शादी करने की अगर छूट मिल जाए तो दहेज प्रथा कुछ कम हो सकती है, शोषण या महिलाओं की स्थिति बेहतर आ सकती है। बाकी चूंकि जात के अंदर शादी करना है, अनुलोम विवाह करना है,
तो ये भी एक कारण दहेज प्रथा का बनता है। फिर विधवा विवाह को भी समस्या एक होती है जो जाति आधार पर मनाही करती है, तो विधवा विवाह भी एक समस्या जात के कारण बना हुआ है। फिर अगला हम अगर टॉपिक देखेंगे तो वह है धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण जात व्यवस्था में चूंकि कर्म कांड के होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो उस आधार पे भी लोग जातियों का शोषण करते हैं, ये दिखलाई देता है समाज में। तो धर्म के नाम पे जातीय शोषण होते हैं। फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध चूंकि जाति व्यवस्था का जो निर्माण है तो निम्नता और उच्चता के आधार पे है कि ये जात ऊपर है, दूसरी जात नीचे है, उससे तीसरी जात उससे नीचे है, चौथी जात उससे नीचे है। ये तो चार जातियों का जो बात चलता है ये तो मोटे तौर पे बात चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी हर जाति में ये एक खंड है, हजारों जातियां, तो उसमें भी हजारों जातियां हैं, तो उसमें भी बंटवारा है, उस हजारों में भी बंटवारा है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ये समानता कि लोग समान नहीं है, जन्म के स्थान पर क्योंकि उनकी स्थिति का निर्धारण होता है, तो इसलिए उसमें समानता का नाम नहीं है। फिर न्याय नहीं है, स्वतंत्रता भी बाधक होती है। तो ये जो जाति व्यवस्था है वो समानता, न्याय, स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो जो जाति व्यवस्था के दोष है उसमें पहला जो मैंने टॉपिक बतलाया सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या दोष है, तो ये टॉपिक है अशिष्टता की समस्या, जातीय शोषण, जातीय संघर्ष, बाल विवाह, बेमेल विवाह और दहेज प्रथा, विधवा विवाह, धार्मिक शोषण, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम टॉपिक लें आर्थिक कुशलता में बाधक, आर्थिक कुशलता में बाधक, क्योंकि जात के आधार पे आप जिस जात में पैदा हुए हैं, जिस जात में पैदा हुए हैं उस जात का व्यवसाय भी आपका निर्धारित है। तो अगर आपका व्यवसाय निर्धारित है पहले से ही, आपको वो चीज आ रही है नहीं आ रही है, आपका उसमें मन लग रहा है नहीं लग रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपको वो कार्य करना है। तो आर्थिक कुशलता में तो उसमें आपका मन लगे या नहीं लगे वही व्यवसाय करते हैं, तो उसमें कुशल नहीं हो पाएंगे। तो जाति के आधार पर जो बंटवारा है व्यवसाय से, तो आर्थिक कुशलता में वो बाधा पैदा करती है। फिर अगला टॉपिक लेते हैं अनुत्पादक वर्ग। क्योंकि जाति व्यवस्था में सभी जातियों के कार्य का निर्धारण है, व्यवसाय का निर्धारण है। तो कुछ जातियां जो कर्म कांड करती हैं तो उन अनुत्पादक वर्ग में उसको रखा जाता है। ये समाजशास्त्री लोग कहते हैं, ये मेरा मंतव्य नहीं है, ये समाजशास्त्रियों का विचार है कि कर्म कांड जो लोग करते हैं वो अनुत्पादक है, जो जाति व्यवस्था की वजह से पैदा होती है। फिर अगला इसके अंतर्गत टॉपिक लेते हैं तो संघर्षपूर्ण गुटों का निर्माण। आप अगर देखेंगे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विभिन्न जाति धर्म के लोग कार्य करते हैं,
और उस प्रतिष्ठान में किसी भी जगह देखेंगे, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, चाहे कार्मिक विभाग हो, आप देखेंगे कि लोग जाति आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब कोई विद्वेष आता है तो एक जात के लोग दूसरे जातियों पे उनका हानि पहुंचाने के लिए तत्पर होते हैं। तो ये जात व्यवस्था जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसमें लोग जो कार्य करते हैं वो जाति आधार पर बटे हुए हैं। तो कभी न कभी ये जातीय संघर्षपूर्ण गुटों का निर्माण हो जाता है और एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर इसी के अंतर्गत अगला हम टॉपिक लें तो देखेंगे स्थानीय गतिशीलता में बाधक। स्थानीय गतिशीलता में बाधक। स्थानीय गतिशीलता में बाधक अगर आप देखेंगे तो जाति के कुछ नियम है। जिस गांव में जो व्यक्ति रहता है तो उनके व्यवसाय निश्चित है, तो अपना व्यवसाय छोड़ के दूसरे व्यवसाय में नहीं जाना चाहते हैं, या पिछड़ी प्रौद्योगिकी है, बहुत से उनके धार्मिक कर्मकांड है कि हमको नदी पार करना नहीं है, समुद्र का पार करना नहीं है। तो स्थानीय गतिशीलता में भी बाधक होती है जो कि लोगों को व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। फिर इसी के ये हो गया आर्थिक क्षेत्र में क्या टॉपिक, आर्थिक कुशलता में बाधक, अनुत्पादक वर्ग का निर्माण, संघर्षपूर्ण गुटों का निर्माण, स्थानीय गतिशीलता में बाधक। तो ये जातीय व्यवस्था के दोष आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहे हैं ये बताया गया है। और राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे तीसरा जो टॉपिक है कि जाति व्यवस्था राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक। राष्ट्रीय एकता में बाधक किस मीन्स, चूंकि जाति व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है वो उच्चता और निम्नता के आधार पर हुआ है कि ये जात ऊंची है, ये जात उससे छोटी है। और जो लोकतंत्र प्रणाली है, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पे लोकतंत्र बना है, तो उसका ये विरोधी है। जब लोग आपस में बटे हुए हैं जात के आधार पे, तो राष्ट्रीय एकता में तो बाधक होगी। फिर दूसरे टॉपिक को अगर इसके अंतर्गत लेते हैं तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी, क्योंकि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के अपने नियम है, समानता, न्याय और स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति लोकतंत्र में समान है, कोई में किसी तरह का विभेद नहीं है। और जात का निर्माण जो होता है वो उच्चता और निम्नता के आधार पर होता है कि आप जिस जात में, अगर ऊपर के जातियों में जन्म ले रहे हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति ऊपर है, अगर नीचे की जातियों में जन्म ले रहे हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति नीचे है। तो इसके कारण ये प्रजातंत्र विरोधी भी है। जाति विभेद एक तरह से प्रजातंत्र का भी विरोध करता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। फिर अगला क्लास में अगला टॉपिक। धन्यवाद।